हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। वेलकम ऑल ऑफ यू। तो भाई ये जो क्लासेस हैं आपको मिलती हैं रेगुलर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मॉर्निंग 11 AM, बट ड्यू टू सम रीज़न ये क्लास आज आपको ट्यूसडे को मिल रही है। ओके, तो ये टॉपिक आपका लास्ट है सीटेट के लिए। ओके, यहाँ से इस क्लास के बाद से सीटेट के जो टॉपिक थे वो मैंने सारे आपको कवर करा दिया। तो आप एक काम कर सकते हो कि इन सभी टॉपिक को, ठीक है, देख करके और प्रॉपर जितने भी आपके नोट्स हैं, है ना, उन सबको रिवाइज करना आप स्टार्ट कर दीजिए। और इसके बाद में जितना भी स्टेट के लिए आपका स्पेसिफिक टॉपिक है हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं भाई। आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं आपके। सो वेट अ मिनट। तो आज का टॉपिक है आपका लर्निंग यानी कि अधिगम। ओके, अब हम बात कर लेते हैं अधिगम के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अधिगम को हम मतलब समझे कि अधिगम है क्या, तो लर्निंग एक आपका प्रोसेस है। मीन्स अधिगम एक प्रक्रिया है जहां पर प्राणी अपने व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन करता है। मीन्स डिजायरेबल चेंजेस लेकर के आता है, ठीक है, जैसा उसको चाहिए है। तो एक व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं इन्हीं को हम अधिगम कहते हैं। जो व्यवहार परिवर्तन से जो व्यक्ति सीखता है और अपने बिहेवियर में चेंजेस लेकर के आता है, दिस इज कॉल्ड लर्निंग। तो कुछ स्टेटमेंट है उनको डिस्कस करेंगे फिर आगे हम बढ़ेंगे। ओके, सबसे पहला स्टेटमेंट है वुडवर्थ का। इन्होंने कहा कि सीखना प्रक्रिया है जो बाद की क्रिया की अपेक्षाकृत स्थायी प्रभाव डालती है। मीन्स लर्निंग को इन्होंने एक प्रोसेस कहा है। लर्निंग इज अ प्रोसेस जो बच्चों के सीखने में एक इफेक्ट डालती है। ठीक है, मीन्स परमानेंट जो चेंजेस आते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपको वुडवर्थ ने दिया हुआ है। अगला गेट्स व अन्य का स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा है कि अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, मीन्स जो भी बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, ठीक है, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना है, लर्निंग कहते हैं उसको हम। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है गेट्स व अन्य के द्वारा दिया गया। बाकी स्किनर के स्टेटमेंट को देखते हैं। तो स्किनर ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि बिहेवियर के अर्जन में, मीन्स जो हम व्यवहार अर्जित करते हैं, तो इस व्यवहार के अर्जन में जो हमारा प्रोग्रेस होता है, इस प्रोसेस को हम लर्निंग कहते हैं, सीखना कहते हैं, अकॉर्डिंग टू स्किनर। अब हम देखते हैं अगला स्टेटमेंट ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन का है। इन्होंने क्या बोला है, तो भाई ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन के बारे में बात करें तो इन्होंने कहा है अधिगम एक व्यवहार परिवर्तन है। ठीक है, मीन्स लर्निंग को एक इन्होंने बिहेवियर चेंज के रूप में बताया है जो कि अनुभव का परिणाम होता है। मीन्स हमारे रिजल्ट की वजह से जो हमें मिलता है, जो हमारा व्यवहार में परिवर्तन आता है, और इन फ्यूचर जो हमें नई सिचुएशन को फेस करना सिखाता है। तो दिस ये है आपकी लर्निंग के जितने भी स्टेटमेंट है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इन स्टेटमेंट से अब हम आगे बढ़ते हुए बाकी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जो भी थ्योरी, जो भी सिद्धांत आपके आएंगे, ओके, तो उन सबको हम समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। आइए आगे बढ़ते हैं। एक स्टेटमेंट क्रो एंड क्रो का है। इन्होंने कहा है कि आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही सीखना है। मीन्स जो हमारे हैबिट हैं, जो भी हमारा एप्टीट्यूड हो गया, जो भी नॉलेज है जिसे हम एक्वायर करते हैं, ठीक है, तो इसे हम सीखना कहते हैं। ये स्टेटमेंट क्रो एंड क्रो ने कहा है। बाकी गिलफोर्ड का अगर हम स्टेटमेंट देखें तो गिलफोर्ड ने बोला है कि व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना है। मीन्स हमारे बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, हमारे बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं, ओके, वो बिहेवियर की वजह से ही आते हैं। तो इस प्रोसेस को लर्निंग कहा है। किसने? गिलफोर्ड ने कहा है। अब हमारे लर्निंग की कुछ विशेषताएं हैं, ओके, उनको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन सी वो विशेषताएं हैं। तो अधिगम सार्वभौमिक होता है। मीन्स हर एक व्यक्ति सीखता है। ओके, लर्निंग हर एक व्यक्ति करता है, हर एक व्यक्ति सीखता है। और अधिगम आजीवन चलता है। मीन्स एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है लर्निंग हमारा।
ओके, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है हमारा लर्निंग। ओके, हम ऐसा नहीं कि कभी हम रुक जाते हैं, हम कभी समाज के थ्रू सीख रहे हैं, कभी लोगों के साथ में रिश्तेदार वगैरह उनसे हम सीख रहे हैं, किसी ना किसी से हम सीखते रहते हैं। ओके, अगला है कि लर्निंग एक लक्ष्य होता है अधिगम का। तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है लर्निंग आपकी, ठीक है। मीन्स हम जब कभी भी लर्न करते हैं और सीखते हैं तो वो हमेशा एक हमारा गोल होता है जिसकी वजह से हम लर्न करते हैं, हम सीखते हैं। ओके, और लर्निंग को देखो पीछे बता ही चुकी हूँ कि हमारे जो एक्सपीरियंस है उनका जो रिजल्ट है इसे हम अधिगम कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। और इट कैन बी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बोथ, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही होता है अधिगम, ठीक है। मीन्स अगर हम बात करें कि लर्निंग कैसा, तो लर्निंग आपका औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही होता है, क्योंकि हम समवेयर हम क्लासरूम में सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं। फॉर्मल का मतलब ही है कि ऐसा अधिगम हमारा जहाँ पर कुछ बाउंड्रीज होती हैं, एक टाइम फिक्स है, एक जगह फिक्स है कि यहाँ पर जाकर के लर्न करेंगे। इनफॉर्मल का मतलब है कि कभी भी कहीं पर किसी के साथ भी लर्निंग हो जाती है, सीख लेते हैं, ठीक है। तो लर्निंग फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ही होती है। अगला है अधिगम का स्थानांतरण हो सकता है, मीन्स लर्निंग कैन बी ट्रांसफर। एक जगह पर सीखी हुई चीज को हम यूज करते हैं दूसरी जगह पर सीखने में। ओके, तो अधिगम का स्थानांतरण भी होता है। और लर्निंग हमेशा मीनिंगफुल और लाइफ मतलब कि हमारे जीवन में काम आने वाली होनी चाहिए, ऐसा अधिगम हो, ठीक है, जहां पर वो हमको काम आए, ऐसा हम सीखें। ये नहीं सिर्फ किताबें रख ली, सीख लिया, बस कोई काम नहीं आ रहा है। ओके, अगला है अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। तो लर्निंग जो हमारा है वो बिहेवियर में परमानेंट चेंजेस लेकर के आता है, ठीक है, हमारे बिहेवियर में स्थायी परिवर्तन लेकर के आता है। ये स्टेटमेंट हो गया। मीन्स अभी समटाइम क्या होता है, कभी कभी कुछ नींद है, थकान है, बीमारी है, तो भी बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, तो उसे हम लर्निंग नहीं कह सकते हैं। लर्निंग एक परमानेंट चेंज है हमारे बिहेवियर में, ठीक है। अगला पॉइंट है अधिगम अभ्यास के द्वारा मजबूत किया जाता है। मीन्स अगर हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे चीजों की तो लर्निंग हमारी मजबूत होती है, हम सीखते हैं। ओके, और लास्ट की अधिगम बहुआयामी होता है। मीन्स हम कभी मतलब किसी ना किसी तरीके से हम सीख लेते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब एक पर्टिकुलर है ना क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर चेंजेस ही होगा तो ठीक है, हम कभी भी किसी भी तरीके से किसी भी मेथड से हम सीखते हैं। ओके, तो ये चीज होती है कि लर्निंग हमारा मल्टी डायमेंशनल है, हम कभी भी कहीं पर भी किसी भी के साथ में सीख सकते हैं। ओके, तो ये चीज आपकी हो गई, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। एनी डाउट, एनी डाउट? चलिए तो नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, आ जाइए। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इनको हम लोग देखेंगे कि लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो हमारे अधिगम को हमारी नीड इन्फ्लुएंस करती है, जो भी हमारी नीड होगी, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, वो हमारी लर्निंग को इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि जैसी नीड होगी वैसे ही सीखना चाहेगा व्यक्ति। और अधिगम की इच्छा मीन्स हम सीखना चाहते हैं कि नहीं सीखना चाहते हैं, तो वो चीज भी हमारे लर्निंग को इन्फ्लुएंस करती है। अगला है मोटिवेशन, मीन्स हमारे अंदर सीखने की कितनी भूख है, हम कितना सीखना चाहते हैं चीजों को, तो वो चीज भी हमारे अधिगम को प्रभावित करती है, इन्फ्लुएंस करती है। अगला है अनुकूल परिस्थितियां, मीन्स हमारे फेवर में कंडीशन सिचुएशन है या नहीं है। समटाइम्स मान लीजिए कि कोई चीज बैरियर बन जाती है, मान लो अभी आप पढ़ रहे हो नेट ही बंद हो जाए, है ना, कोई काम के लिए बुला लें, तो हमारे फेवर में वो सिचुएशन भी होनी चाहिए, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है अधिगम में। अगला है हमारा मेंटल हेल्थ, हमारा उस टाइम पे दिमाग कैसे काम कर रहा है, तो वो चीज भी इन्फ्लुएंस करती है हमारे अधिगम को। हम सीखने के लिए कितना रेडी हैं चीजों को, वो भूख कितनी है हमारे अंदर सीखने की, और हम किस मेथड से सीख रहे हैं, तो ये चीज भी हमारे अधिगम को इन्फ्लुएंस करती है। क्योंकि समटाइम्स हम चीजों को सीखते हैं तो रट लेते हैं,
रटने से तो कोई चीज लंबे समय तक नहीं टिक पाती है ना। कब तक आप उस चीज को रखोगे। तो यही चीज आपकी होती कि हम किस मेथड को यूज कर रहे हैं सीखने के लिए। ओके, तो अधिगम को प्रभावित करने वाले ये कुछ हमारे फैक्टर हैं, ओके, जिनको हमें ध्यान देना पड़ता है। ओके, आगे बढ़ा जाए। चलो, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं, डिस्कस करते हैं क्या चीजें हैं। ओके, अब देखिए ये चीजें तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, दिस इज फॉर लाइक ग्रेड 1 वगैरह के लिए, ठीक है। तो आगे हम बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे लर्निंग कर्व को, कि अधिगम की वक्र रेखाएं कौन कौन सी हैं। अब देखो आकर के कभी कभी क्या होता है ना कि हम सीख रहे हैं किसी चीज को, ठीक है, हाँ हम सीख रहे हैं किसी चीज को। अब यहाँ पर क्या होगा कि कभी मोटिवेशन बहुत हाई है, ठीक है, तो लर्निंग कर्व ऊपर उठा, और कभी कभी क्या होता है ना कि डर है या टेंशन है या मन नहीं लग रहा है, तो अधिगम हमारा गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अधिगम करने की जो प्रगति हमारी है, ओके, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। एक सेकेंड रुकिए। वेट अ मिनट। ठीक है, तो भाई अधिगम करने की प्रगति एवं अवनति को दिखाने वाली रेखा को सीखने की वक्र रेखा कहते हैं। और स्किनर ने एक स्टेटमेंट दिया है कि किसी एक क्रिया में मनुष्य की उन्नति या अवनति को पुनः उपस्थित करना ही सीखने का वक्र रेखा होता है। मीन्स जो हमारे लर्निंग को है ना अप एंड डाउन, या कभी ऊपर उठ रहा है लर्निंग, कभी नीचे गिर रहा है, तो जो भी चीज इस चीज को दिखाता है इसे हम लर्निंग कर्व कहते हैं। अब गेट्स व अन्य ने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। मीन्स लर्निंग कर्व क्या करेगा, आप कितनी तेजी से सीख रहे हो, अभी प्रोग्रेस क्या है, कितना आप सीख रहे हो, तो जो चीज इस चीज को ग्राफ के ऊपर प्रदर्शित करे इसे ही हम अधिगम कह देते हैं, ठीक है। ये गेट्स व अन्य का स्टेटमेंट हो गया। लर्निंग कर्व के कुछ टाइप है, देखते हैं लर्निंग कर्व के कौन कौन से टाइप है। आइए, तो भाई पहला है सरल वक्र या समान निष्पादन वक्र, ठीक है। तो जब कभी भी हम सिखाते हैं ना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो बच्चे के सीखने में, ओके, अब देखिए कभी कभी क्या होता है, बच्चा जब सीख रहा होता है तो अधिगम सीधा ऊपर, है ना, मतलब एक सीधी रेखा में बस वो सीखते चले जा रहा, लर्निंग कभी गिरी नहीं रही है, तो ऐसा बहुत रेयर पॉसिबल होता है। इस सरल वक्र रेखा कहलाता है या समान निष्पादन वक्र इसे हम कहते हैं, जब अधिगम हमारा सेम परफॉर्मेंस के साथ में हो, कोई चेंजेस, कोई नीचे नहीं गिर रहा, कोई ऊपर नहीं उठ रहा है, तो इसे हम आदर्श वक्र के नाम से भी जानते हैं, आइडियल कर्व के नाम से। और दूसरा जो है वो है नतोदर या धनात्मक या बढ़ता निष्पादन वक्र। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा अधिगम पहले धीमा होगा और फिर ये तेज होता है, ठीक है। जैसे कि अभी तो मान लो कोई एग्जाम नहीं तो पढ़ नहीं रहे, कम पढ़ रहे हैं, अब एकदम से सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया तो पढ़ना शुरू कर दिया, तो पहले धीमा और फिर तेज होना नतोदर वक्र है, पॉजिटिव कर्व है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
उन्नतोदर वक्र या ऋणात्मक या घटता निष्पादन वक्र, तो इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिए, इसमें हमारा अधिगम पहले तेज होता है और फिर धीमा होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, अभी मान लो एग्जाम है, एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब मान लो एग्जाम खत्म हो गया या बीमार हो गए तो अधिगम गिरना शुरू हो गया। तो पहले तेज और फिर धीमा होता है उन्नतोदर ऋणात्मक या घटता निष्पादन वक्र में। ठीक है, फोर्थ वाले के बारे में अगर हम बात करें, कंपाउंड कर्व के ऊपर बात करें, तो कंपाउंड कर्व में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि कभी तेज कभी धीमा, कभी तेज कभी धीमा, ऐसे जिगजैग टाइप में आपका ये चलता ही रहता है। ठीक है, तो ये मिश्रित वक्र आपका हो गया। ओके, तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ कर्व, जहां पर आपको मतलब आप कितना सीख रहे हो, मात्रा क्या है सीखने की। ओके, तो ये चीज रेफर करता है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगला। अब हम बात करेंगे सीखने में पठार के बारे में। ठीक है, कि लर्निंग में जो भी गिरावट आती है या जो पठार है, ठीक है, उसको देखते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो सीखने की प्रक्रिया में जो प्रगति है वो समान रूप से नहीं होती है। बाय द वे, इसे हम एस टाइप कर्व के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो सीखने की प्रक्रिया में हमारी प्रगति समान रूप से नहीं होती है। कभी कुछ समय के लिए प्रगति रुक जाती है, कभी कभी कुछ समय के लिए, है ना, तो वो जो बीमारी हो गई या थकान हो गई या मेंटली डिस्टर्ब है, तो इस रुकावट को हम कहते हैं सीखने का पठार। जैसे कि ये जो बन रहा है, ये है ना, रुक गया जो हमारा प्रोसेस, तो इसे हम कहते हैं सीखने का पठार। अब बात करेंगे अधिगम के पठार की विशेषताओं के बारे में, कि अधिगम के पठार क्या हैं। ठीक है, मतलब विशेषताएं क्या है इन कर्व की, सॉरी पठार की। ओके, तो अधिगम का जो पठार है वो हमेशा के लिए नहीं होता है। मीन्स ये सोचो कि बस अब रुक गई पढ़ाई तो अब इसके आगे हम बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो अधिगम का पठार हमेशा के लिए नहीं होता है। ये पठार स्थिरता को दर्शाता है। मीन्स अभी चीज रुकी है, एंड नहीं हुई है, खत्म नहीं हो गया है अभी। तो अधिगम का पठार हमेशा के लिए नहीं होता है। ओके, ये सिर्फ स्थिरता को दर्शाता है, समाप्ति को नहीं। ओके, और पठार अलग से कभी नहीं बनता है। ठीक है, पठार कभी अलग से नहीं बनता है, बल्कि हमारा जो लर्निंग कर्व है उसी पर बनता है। ठीक है, जो हम अधिगम में थोड़ा सा गिर गए या अब अच्छा नहीं लग रहा है हमको, ठीक है, तो ये चीज आपकी हो गई, इसे ही कहते हैं अधिगम का पठार। ओके, हम चाहे तो इसका थोड़ा मोटिवेट हो करके बढ़ा सकते हैं अपने लर्निंग को। ओके, चलो आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब अधिगम के पठार को दूर कैसे करेंगे, है ना, लर्निंग कर्व जो हमारा है इसको हम कैसे दूर करेंगे। अब जब आप बार बार रिवीजन करते हो किसी चीज का, तो इस चीज को हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बार बार रिवीजन किसी चीज का करते हैं तो आप इस चीज को दूर कर सकते हो। ओके, पाठ की पुनरावृत्ति करके, रिवाइज करके चीजों को। अगला है थकावट या नींद आने पर आराम करके। ये नहीं कि बस कंटिन्यू आप पढ़ते चले जा रहे हो, पढ़ते ही चले जा रहे हो, तो वो चीज नहीं। अगला है छात्र में रुचि, जिज्ञासा अथवा प्रेरणा पैदा करके, मोटिवेशन डेवलप करके। ठीक है, तो इससे भी आप पैदा कर सकते हो। बाकी अगर इन केस नीड पड़े तो शिक्षण विधि को आप बदल भी सकते हैं, टीचिंग मेथड को। ठीक है, अगर लग रहा है कि हमारा नहीं अभी, है ना, बोर हो जा रहे, बोरिंग है, तो आप उस चीज को चेंज कर दो। और एक बढ़िया सा प्रेजेंटेशन बच्चे को दे करके भी आप इस चीज को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम अधिगम के पठार को दूर कर सकते हैं, ये उपाय हैं दूर करने के। ठीक है, आइए तो अब हम डिस्कस करेंगे अधिगम के नियमों को, जो कि है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अधिगम के नियम जो लॉ ऑफ लर्निंग दिया है वो हमको थॉर्नर डाइक ने दिए हुए हैं। जो चीजें स्किप हुई हैं वो इतना, वो हमारे सीटेट के एग्जाम में नहीं पूछा जाता, दैट्स व्हाई आई स्किप्ड। ओके, तो थॉर्नडाइक ने आपको दिए हैं अधिगम के नियम, जहां पर आपका 3 प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग है और 5 सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग है। टोटल 8 नियम है हमारे लर्निंग के। ठीक है, कौन कौन सा, पहले मुख्य नियम को देखते हैं, फिर गौड़ या सहायक नियम को डिस्कस कर लेते हैं।
तो पहला है तत्परता का नियम, जिसे हम सीखने का प्रथम नियम कहते हैं। मीन्स एक लर्नर तभी सीखेगा जब उसमें रेडीनेस होगी सीखने के लिए, मीन्स सीखने की जब उसमें भूख होगी, ओके, तभी हम सीखेंगे, अदरवाइज हम नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, चाहे कोई दुनिया का कोई भी ताकत आ जाए, हम नहीं सीख सकते हैं अगर हमारे अंदर वो सीखने की भूख ही नहीं है। ठीक है, दूसरा है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो भाई हमें सीखने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है चीजों की, ओके। अब एक बार में तो नहीं कोई चीज आ जाएगी, हमको सीखने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। अभ्यास के नियम को दो भागों में बांटा गया है, एक उपयोग का नियम और एक अनुप्रयोग का नियम। मीन्स जिस चीज को आप यूज करते रहोगे वो तो आप सीखते रहोगे, जिस चीज को आप यूज नहीं करते रहोगे उसे आप नहीं सीख सकते हो। ठीक है, तो ये है अभ्यास का नियम, ओके। तीसरा है प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम को हम जानते हैं संतोष या असंतोष के नियम के नाम से। ठीक है, प्रभाव के नियम को हम सीखने के असंतोष या संतोष के नाम से जानते हैं। देखिए, कोई चीज अगर हम सीख रहे हैं और उससे हमें इफेक्ट कैसा पड़ा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मान लो आप सीख रहे हो, उसके आपको कोई नेगेटिव या आपको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, मीन्स कोई चीज आपको मिली नहीं वो चीज सीखने से, तो आप क्यों सीखे हुए हैं? आप सीखोगे नहीं उस चीज को, है कि नहीं? तो सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिला, ओके, तो असंतोष हो गया। और जब आपको मान लीजिए सीख रहे हैं, आपको बहुत सारा फायदा हो रहा है, आपको एग्जाम में वो चीज काम आ रही है, ठीक है, तो सेटिस्फैक्शन आपका हो गया, ओके। तो मीन्स हमारा किसी चीज को सीखने पर प्रभाव क्या पड़ा है, कोई जो चीज हम सीख रहे हैं, ओके। अब हम बात करेंगे जो ये तो 3 आपके नियम हो गए, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं आपसे, ठीक है। सीखने के जो गौड़ या सहायक नियम है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है बहुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। ठीक है, मीन्स हम जब कभी भी सीखते हैं तो हमेशा बार बार रिस्पॉन्स करके ही सीखते हैं, ओके। हम जब कभी भी सीखते हैं तो हम एक बार में किसी चीज को नहीं सीख जाते कि एक बार हमने बस उसको किया, देखा, सीख गए, नहीं। हमको किसी भी चीज को सीखने के लिए बार बार रिस्पॉन्स, बार बार एफर्ट करने पड़ते हैं। तो ये है बहुक्रिया का नियम। अगला है मानसिक दशा का नियम। भाई जिस टाइम पे हम किसी चीज को सीख रहे हैं उस टाइम हमारा मेंटल स्टेट कैसा है, हमारी मानसिक दशा कैसी है, ये चीज भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे सीखने में। ठीक है, तो ये चीज आपकी हो गई। अगला है आपका आंशिक क्रिया या तत्वों की पूर्व समर्थता का नियम। ठीक है, इसमें क्या है देखिए आकर के, आंशिक क्रिया या तत्वों की पूर्व समर्थता का नियम ये कहता है कि जिस टाइम हम पढ़ रहे होते हैं किसी भी चीज को, हमारे सामने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीजें आती हैं। मीन्स काम की या जो हमारे काम की चीजें नहीं आती वो दोनों ही आती हैं, ओके। तो यहां पर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करते हैं जो हमारे काम की चीजें होती है, जो हमारे फायदे की चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये है आपका मानसिक दशा का नियम, सॉरी आंशिक क्रिया तत्वों की पूर्व समर्थता का नियम। अगला है समानता का नियम। तो भाई समानता का नियम ये कहता है कि हम अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को वर्तमान में मिलती जुलती सेम सिचुएशन में अपने उन प्रायर एक्सपीरियंसेस को यूज करते हैं। तो ये है सादृश्यता या समानता का नियम, लॉ ऑफ एनालॉजी। मीन्स अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को हम यूज करेंगे करंट में जो हमें सिचुएशन मिली है उसमें। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सहायक स्थानांतरण का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। अब इसमें क्या है देखो आकर के, अगर हमारे अंदर किसी एक चीज को सीखने की क्षमता है ना, मतलब कोई एक चीज हम सीख सकते हैं तो हम दूसरी चीज भी सीख सकते हैं उससे मिलती जुलती। जैसे कि आप सीटेट का एग्जाम दे सकते हो, है ना, आप चाहो तो एमपीटेट भी दे सकते हो, रीट भी दे सकते हो, आप केवीएस भी दे सकते हो, है ना। तो सहायक स्थानांतरण का नियम आपका यही कहता है कि हमारे अंदर एक उद्दीपक के प्रति रिस्पॉन्स करने की क्षमता है,
तो हम किसी भी मिलते जुलते उद्दीपक के प्रति रिस्पॉन्स करने की क्षमता रखते हैं। यह है साहचर्य स्थानांतरण का नियम। ठीक है, एनी डाउट? किसी तरह का कोई डाउट आई गेस यहां तक तो नहीं हुआ होगा आपको। ठीक है, तो आइए आगे हम डिस्कस करते हैं बाकी की चीजों को। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, चलो, तो अधिगम के सिद्धांत में जो थॉर्नडाइक ने आपको दिया है वो सिद्धांत कौन सा दिया है, तो देखते हैं इसको। थॉर्नडाइक ने आपको उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया है, मींस स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया। एक बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं और वहां पर अंदर बाहर एक मरी हुई मछली रख देते हैं। अब भूखी है बिल्ली, तो वो बार बार कोशिश कर रही है कि कैसे बाहर निकला जाए। ठीक है, सडन एक बारी उसका पैर पड़ता है और वो लेबर के ऊपर वो क्लिक होता है और बाहर निकल आती है, आकर के खा लेती है। ठीक है, तो भाई थॉर्नडाइक ने आपको स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी दिया। स्टिमुलस है यहाँ पर मरी हुई वो मछली, कि हम अपने उद्दीपक के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। तो उद्दीपक को इंपॉर्टेंट बताया है आपके थॉर्नडाइक ने। ठीक है, अब जब हम बार बार किसी चीज के प्रति रिस्पॉन्स करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एक बॉन्ड क्रिएट होगा हमारा। ठीक है, तो इसलिए संबंधवाद या संयोजनवाद के जनक कौन है, तो ये हैं आपके थॉर्नडाइक। अब हम किसी भी चीज को एक बार में नहीं सीखते, हम उस चीज को करेंगे, गलतियां होंगी, फिर कोशिश करेंगे, फिर गलतियां होंगी। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी आपको दिया है थॉर्नडाइक ने। फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, फादर ऑफ एनिमल साइकोलॉजी, ये दोनों ही हैं आपके थॉर्नडाइक। इनकी बुक का नाम है एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन ऑफ फर्स्ट बुक, एनिमल इंटेलिजेंस। इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया कि सीखना संबंध स्थापित करना है, मीन्स बॉन्ड क्रिएट करना है। और ये बॉन्ड क्रिएट करने का काम किसका होता है, हमारे ब्रेन का होता है, मस्तिष्क का होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अधिगम का सिद्धांत जो कि इंपॉर्टेंट था आपके लिए। बाकी सीटेट में आपसे और कुछ नहीं पूछेगा, बस समवेयर स्किनर ने कौन सा थ्योरी दिया है, तो सीखने का अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत दिया हुआ है इन्होंने, इसके अलावा और कुछ नहीं। मीन्स स्किनर कहते हैं कि भाई रिस्पॉन्स, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अनुक्रिया को इंपॉर्टेंस दे दी। मीन्स हमारा अधिगम दोबारा होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है कि भाई हमारा रिस्पॉन्स करने से हमको क्या फायदा मिला है। ठीक है, वेल इन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग दिशा पब्लिकेशन की जो बुक्स हैं सीटेट के एग्जाम के लिए, वो बेस्ट बुक हैं तैयारी के लिए। तो आप उनको अमेजोन से परचेज कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो क्लिक करके आप वहां से डायरेक्ट उनको परचेज कर लीजिए। मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ आपको मिलेगा वहां पर। ओके, सारे सब्जेक्ट की बुक्स अवेलेबल हैं, उनको आप परचेज कीजिए और अच्छे ढंग से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम होपफुली आपका दिसंबर में होगा। बाकी हम लोग मिलेंगे फिर अगली क्लास में। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम क्लास को वॉच कर रहे हो, देख रहे हैं, देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आया देन प्लीज टू लाइक। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए सेशन में नई थ्योरीज के साथ में। अभी स्किनर, बंडूरा, काफी सारे थ्योरिस्ट बाकी हैं जिनको हमें कवर करना है। बाकी स्टेट की जो थ्योरी बाकी रह रही है उनको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। चलो, वन मोर थिंग, क्लास शेयर जरूर आप लोग कर दिया करो। आप शेयर नहीं करते हो, ठीक है, क्लास को शेयर जरूर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टाटा।